हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फांग हान ने हाईचान को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया और हाईचान ने उसे 2 एंशिएंट ट्रेजर दे दिए थे, मगर हाईचान ने उसे ये प्रॉमिस भी लिया कि वो आगे जाके किंग शुई को खत्म कर देगा। जिसके बाद फांग हान किंग शुई के साथ युहुआ माउंटेन चला गया, जहाँ पर उसकी दोस्ती एक क्रेन फेरी और प्रिंसेस होंगी से हो गई। होंगी ने उसे आगे कल्टीवेट करने के लिए इंस्पायर किया, जिस वजह से कड़ी मेहनत करके फांग हान फिजिकल रेल्म की छठी लेवल यानी ब्रीथ पर पहुंच गया। और उसकी मेहनत देखकर किंग शुई उसे बताती है कि उसने आउटर डिसाइपल एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आगे तो अगले ही दिन फांग हान एक लंबी लाइन में लग जाता है। वे ले लाइन थी आउटर डिसाइपल के एग्जाम के लिए। वहाँ के गेट पर कुछ डिसाइपल थे जो एग्जाम के लिए आने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन्हें एंट्री दे देते हैं। तो फांग हान भी किंग शुई ने दिया हुआ कार्ड उन लोगों को शो करता है। वो कह रही थी, अच्छा तो तुम फैंग फैमिली से बिलोंग करते हो, चलो जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारे लोग पहले ही अंदर जा चुके हैं। दरअसल ये लोग किंग वेई के बारे में बात कर रहे थे। तो फांग हान तुरंत ही अंदर चला जाता है, मगर थोड़ी देर में उस डिसाइपल को पता लगता है कि उसका नाम तो रजिस्टर में था ही नहीं। वो फांग हान को वापस बुला रहा था, मगर तभी उसका साथी कहता है कि किंग शुई ने खुद उसे यहाँ भेजा है। तो बंदा कहता है, अच्छा वही किंग शुई ना जिसने 8 डिसाइपल को मारा है, मैंने सुना था कि किंग शुई ने बेवजह उन लोगों को मारा है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, हाँ, और अगर अभी भी तुम्हें इसे रोकना है तो रोक लो, फिर किंग शुई का कहर झेलने के लिए तैयार रहना। इसलिए वो बंदा तुरंत ही शांत हो जाता है। वो कह रहा था कि किंग शुई 1 नंबर की कमीनी है, मगर हमारे चीफ उसे बहुत पसंद करते हैं। इधर फांग हान अरीना में पहुंच चुका था। वो सोचता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी के सभी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई लॉर्ड है तो कोई ड्यूक है, बट आज वो सभी इसी एग्जाम को देंगे जिसे मैं देने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर होंगी आ जाती है। वो कह रही थी, फांग हान मुझे तुम्हें यहाँ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, शायद तुम मेरा एग्जाम देखने के लिए यहाँ आए हो। जिस पर कहते, अरे नहीं, मेरे मास्टर है ना, उन्होंने मुझे एग्जाम देने के लिए बोला है, इसलिए मैं यहाँ आया था। जिस पर होंगी कह रही थी कि शायद तुम्हारी मास्टर तुमसे बहुत नफरत करती है। तो फांग हान तुरंत ही उसे दूर ढकेलते हुए कह रहा था कि अरे क्या बकवास कर रही हो तुम, सिर्फ वही तो एक है जो मुझे एक सर्वेंट जैसा ट्रीट नहीं करती, वो मुझे बहुत अच्छा समझती है, मेरी कद्र करती है। जिस पर होंगी कह रही थी कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हारी मास्टर तुम्हें इतना ही पसंद करती है तो फिर उसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाओ। अभी भी वक्त है, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर वो कहते हैं, होंगी मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहते हैं, अच्छा तो फिर ये बताओ कि यहाँ पर एग्जाम का कंटेंट क्या है? मगर फांग हान को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए होंगी उसे बताने लगती कि वहाँ पर एक पावरफुल पपेट है जिसके साथ तुम्हें फाइट करनी होगी। वहीं पर हम किंग शुई की छोटी बहन किंग वेई को देखते हैं, जो फांग हान को देखकर ही पहचान गई थी कि ये तो उनका ही गुलाम था। वो फांग हान को वहाँ से भगाने ही वाली थी, मगर तभी वहाँ पर कुछ डरावनी आवाजें आने लगती है। जिसके बाद हम एल्डर को देखते हैं जो कॉन्टेस्ट के बारे में अनाउंसमेंट कर रहे थे, और उनके साथ था युवान जियांगकोंग। सभी लड़कियां युवान की फैन थी और युवान के लिए तारीफें सुनकर जिनको बहुत दिक्कत हो रही थी। इधर एल्डर सबको बता रहे थे कि एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, ये कोई क्रेन पर बैठ के सैर करने जितना आसान नहीं है। एक इमॉर्टल बनना बहुत मुश्किल है। इमॉर्टल बनने के लिए तुम्हें हेवन और अर्थ के सेंस को हासिल करना पड़ता है, साथ ही इमॉर्टलिटी के लिए फाइट भी करनी पड़ती है। और ये फाइट तुम्हें किसी डिसाइपल के खिलाफ नहीं बल्कि हेवन के खिलाफ करनी पड़ती है, तब जाके तुम एक इमॉर्टल बन सकते हो। खैर आज तुम एग्जाम देने के लिए यहाँ आए हो तो तुम लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि तुम्हें किसका मुकाबला करना है। तो फांग हान 2 लोगों को आपस में ही बात करते वक्त सुन लेता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अर्थ पर जो डीमन होते हैं उन्हीं को रिफाइन करके पावर पपेट क्रिएट किया जाता है। जिस पर दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे अर्थ डीमन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो तो लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। इधर होंगी फांग हान को रिफाइनिंग का मतलब समझा रही थी। वो कहती कि यहाँ के एल्डर डीमंस के माइंड को इरेज कर देते हैं, मगर डीमंस के किलिंग इंटेंट को वैसे ही रखा जाता है और इसी तरह से एक डीमन को पपेट में बदल दिया जाता है। इन्हें बस लोगों को मारना सिखाया गया है, इसलिए अभी भी वक्त है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिस पर फांग हान मजाक करते हुए कह रहा था कि देखो मेरे पास ही टिकट है, तो मैं पूरा शो देख के ही जाऊंगा, और वैसे भी तुम हो ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है? ये सुन के होंगी दिल में ही कह रही थी कि फांग हान तुम 1 नंबर की उल्लू हो, बेवकूफ हो। यहाँ पर एग्जाम चल रही है तो एग्जाम के बीच में मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? और इधर उस नाटे एल्डर ने एक बंदे का नाम निकाल लिया था, ये था ल्यूमिया। यही बंदा डीमन पपेट को सबसे पहले फेस करेगा। तो ल्यूमिया तुरंत अरीना में कूद जाता है। होंगी बताती है कि ये बंदा डिवाइन पावर रेल्म की पीक तक पहुँच चुका है और उसके हाथ में जो ब्लेड है वो भी कोई मामूली ब्लेड नहीं, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएगा। इधर ल्यूमिया बड़ी स्टाइल मार के कह रहा था कि चलो जल्दी से उस डीमन पपेट को बाहर भेजो, मुझे देखना है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरी ब्लेड उससे ज्यादा पावरफुल होगी। और तभी एक खतरनाक डीमन अरीना में कूद जाता है, उसे चेन से जकड़ा हुआ
हुआ था ताकि वो अरीना से बाहर ना जा पाए। वो डीमन पपेट लियो मिया पर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लियो मिया तो उससे बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर फिर भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस डीमन ने लियो मिया की ब्लेड ही तोड़ दी थी, इसलिए वो अब इधर उधर भागना शुरू कर देता है। मगर वो डीमन पपेट उसे पकड़कर पटक देता है। अब उसने उसे कुचलने के लिए हवा में उठा लिया था, मगर इससे पहले कि वो डीमन उसे क्रश कर पाए, युवान जियांगकोंग उस पपेट पर अटैक कर उसे मार देता है। जिसके बाद युवान अरीना में जाकर सबको बताता है कि मैं इस एग्जाम का असिस्टेंट हूँ, मैं मरने वालों को बचा सकता हूँ मगर घायल की मदद नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी लोग कोशिश करना कि डीमन पपेट के हाथों बुरी तरह से घायल न हो। लियो मिया की हालत देखकर बाकी के लोग बहुत डर गए थे। कुछ लोग तो सीधा कंपटीशन छोड़कर भागने लगते हैं। तभी होंगी फैंगहान से कहती कि मेरे ख्याल से शो तो तुमने देख ही लिया है, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो कह रहा था कि अरे पगली, शो तो अभी शुरू हुआ है। इधर दूसरे कंटेस्टेंट भी डीमन पपेट के साथ फाइट कर रहे थे। उनमें से कुछ तो घायल हो रहे थे, मगर कुछ तो उसका सामना करने से पहले इधर उधर भागने लगते हैं। और अब नंबर आता है फैंगहान का। होंगी उसके लिए काफी परेशान थी। वो कहती तुम्हारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है, एक काम करो, ये मेरी स्वॉर्ड लेके जाओ। वो कहते मेरी जान तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसे ही उसका मुकाबला करूंगा। इधर किंग वेई कंफर्म हो गई थी कि उन्हीं का सर्वेंट है। वो कहती कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। इधर डीमन पपेट सीधा फैंगहान पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। सभी लोग कह रहे थे कि अरे ये तो जाते ही मर गया। होंगी देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो भी उस डीमन को मारने के लिए जाने लगती है। इधर युवान भी सोचता है कि अरे बंदा तो बहुत जल्दी मारा गया, मुझे उसे बचाने का मौका तक भी नहीं मिला। इधर एल्डर कह रहे थे कि फैंगहान एलिमिनेटेड, मगर तभी वो देखती कि फैंगहान तो उस डीमन के हाथों को पकड़कर ऊपर आ रहा है। ये देखकर होंगी की जान में जान आ जाती है, मगर किंगवी को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहती ये डीमन तो किसी काम का नहीं। युवान भी ये देखकर काफी शॉक था। वो कहते अच्छा हुआ ये लड़का मरा नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। इधर फैंगहान उस गड्ढे से बाहर आ चुका था। उस डीमन के अटैक को डॉज करके उस पे एक पंच मार देता है, मगर वो डीमन ही उसे पकड़कर पटक देता है। अब वो उसे कुचलने ही वाला था कि तभी फैंगहान साइड में हट जाता है। फैंगहान दोबारा से उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डीमन हर बार उस पे भारी पड़ जाता है। और तभी फैंगहान को महसूस होता है कि उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई है। और फिर थोड़ी देर में वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिजिकल रेल्म के 7वें लेवल पर पहुंच जाता है। इससे उसकी बॉडी अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। एल्डर तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। होंगी हंसते हुए कह रही थी कि ये कमीना तो लेवल अप कर गया और मैं तो फालतू में ही इसके लिए परेशान हो गई। इधर फैंगहान उस डीमन के हर एक अटैक से बचते हुए सीधा उसके बैक पर कई सारे पंचेस मार देता है। सभी लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे थे। और अब उसने उस डीमन की गर्दन पर अटैक करके उसे जमीन पर पटक दिया था। फिर वो उस डीमन को एक पंचिंग बैग समझकर कूट रहा था। युवान सोचता है कि इस बंदे ने ब्रेक थ्रू भी किया और ये फाइट करके थका भी नहीं, बल्कि और पावरफुल बन गया। इधर फैंगहान ने उसी डीमन पपेट का वेपन यूज करके उसी को खत्म कर दिया और इस तरह से फैंगहान एग्जाम पास कर लेता है। होंगी तुरंत जाके उसे चेक कर रही थी कि कहीं वो घायल तो नहीं हुआ। तो फैंगहान उससे कह रहा था कि तुम एग्जाम पर फोकस करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी तुम हो ना, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। जिस पर वो कहती हाँ बस करो, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें अच्छा शो दिखा सकते हो, अब देखना मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद वो भी अरीना में कूद जाती है। पहले तो गोल गोल भागती हुई उस डीमन को परेशान करती है, जिसके बाद मौका मिलते ही उसने उसके पाँव पर हमला कर दिया, जिससे वो डीमन नीचे गिर जाता है। और फिर फाइनली वो अपनी सोड उसकी खोपड़ी में घुसा देती है। जिसके बाद वो डांस करते हुए अपनी सोड को उठा लेती है। उसके इस कुल अंदाज को देखकर सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद किंग वेई की बारी आती है। उसने अपने व्हीप से जकड़कर ही उस डीमन को मार दिया था। वहाँ पर लियो कांग नाम का भी एक बंदा था, जिसने बड़े आराम से डीमन को खत्म करके एग्जाम को पास कर लिया। और अब हम देखते कि युवान सीनियर हुआ से मिलने गया था। वो कहता है जनाब, इस साल के एग्जाम में लगभग 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, मगर उनमें से बस 20 लोग ही एग्जाम को पास कर पाए। उन्हीं में से एक फैंगहान नाम का बंदा है, जो सिर्फ 6ठे लेवल पर था, मगर उसने पावर पपेट को सिर्फ अपने हाथों से ही मार दिया, वो भी बिना कोई वेपन यूज करे। आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। साथ ही फाइट के दौरान ही 7वें लेवल पर भी पहुंच गया। तभी जिन कहने लगता है कि अरे ये तो वही बंदा है जिसकी वजह से किंग शुई ने मेरे 8 डिसाइपल और 8 परिंदों को मार दिया। ये लड़का किंग शुई का सर्वेंट है। युवान सीनियर को बता रहा था कि मैंने एक और चीज नोटिस की, फाइट के दरमियान वो
बंदा पावर्स यूज करने की वजह से भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, उल्टा वो और पावरफुल बन गया था, मानो उसे किसी एनर्जी का सप्लाई मिल रहा हो। जिस पर जिन कहता है कि 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर का कमाल है। फैंग किंगशुई तो ऑलरेडी अवतार रेल में पहुंच चुकी है, इसीलिए उसे भला गोल्डन एलिक्सर की क्या जरूरत। मेरे ख्याल से किंगशुई ने वो एलिक्सर अपने गुलाम को दे दिया। जिस पर सीनियर हुआ कहते कि जिन बकवास मत करो, फैंग फैमिली डेली डायनेस्टी पर सालों से राज करती आई है और उनकी एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी ने उसे लगातार प्रैक्टिस किया तो उसे ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी हमारे चीफ किंगशुई की बहुत इज्जत करते हैं, अगर हमने उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए तो हमारे सेक की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो जिन शिताई बिना कोई पुख्ता सबूत कोई कमेंट मत करो। साथ ही सीनियर हुआ युवान के काम से बहुत ज्यादा खुश थे, तो उसे एक आर्मर एलिक्सर पिल दे देते हैं, जिसके बाद युवान उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। इधर जिन अभी भी बहस कर रहा था, वो कहता है आप किंगशुई को पनिश क्यों नहीं कर रहे हो, उसने मेरे 8 लोग और 8 परिंदों को खत्म कर दिया। जिस पर सीनियर हुआ कहते बस अब बहुत हुआ, बच्चों जैसी शिकायतें लगाना बंद करो। हमारा सेक्ट हजारों सालों से सच्चाई की राह पर चलता आया है, मैं यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। और वैसे भी कुछ ही दिनों में हमारे सेक्ट और इवल सेक्ट के दरमियान बैटल होने वाली है। इवल सेक्ट के पास बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स है, तो किंगशुई खुद को बचाने के लिए डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर का यूज जरूर करेगी और उस वक्त हमारे पास सबूत होगा, फिर तो उसे मुझसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। इधर मास्टर सभी सिलेक्टेड डिसाइपल को बता रहे थे कि आज से तुम युवा सेक्ट के आउटर डिसाइपल हो। वहीं पर होंगी और फैंग हान की लियू कांग से दोस्ती हो जाती है। ये डेली डायनेस्टी का ड्यूक था। इधर मास्टर बता रहे थे कि हमारे सेक्ट की तरफ से तुम लोगों को कुछ आर्टिफैक्ट और कपड़े दिए जाएंगे। ये कपड़े बहुत ही खास रेशम से बुने हैं और इन कपड़ों को धोने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमने मैजिक चार्म डाला है। मैजिक वाटर आपके कपड़ों को हमेशा क्लीन रखेगा। वहीं दूसरी तरफ होंगी कह रही थी कि हम यहाँ पर नए हैं, तो पुराने डिसाइपल हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे। अगर हम साथ रहे तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस पर लियू कांग भी अग्री था। वो कहता है कि मुझे अभी अभी एक बात पता चली है, हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, तो हम सब मिलकर रहेंगे ताकि कोई हम पर अटैक ना कर पाए। मगर फैंग हान का ध्यान तो कहीं और ही था। वो सोचता है कि मैं मास्टर की उम्मीद पर खरा उतरा, तो मैंने उन्हें गुड न्यूज सुनानी चाहिए। इधर होंगी उससे पूछती कि तुम कहाँ खो गए थे, तो कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। होंगी को पता था कि वो किंगशुई से मिलने गया होगा, जिससे वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। इधर फैंग हान क्रेन फेरी से कह रहा था कि जल्दी चलो, मैं मास्टर से मिलने के लिए बेताब हूँ। इधर किंगशुई से मिलने के लिए उसकी बहन किंग वेई आ गई थी। वो कह रही थी कि मैं तुमसे मिलने पहले ही आ जाती, मगर एग्जाम की वजह से मुझे देर हो गई। और तभी फैंग हान वहाँ पर भागते हुए पहुँच जाता है, मगर किंग वेई को देखकर वो थोड़ा सा नर्वस हो गया था। अब वो कुछ बोल नहीं पाता। किंग वेई कहने लगती कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, पता है ना ये एक ऑथेंटिक डिसाइपल का घर है, तुम्हारी जैसी गुलाम यहाँ पर नहीं आ सकते। फैंग हान दिल में ही कह रहा था कि पहला मैं एक गुलाम था, मगर अब तुम और मैं एक ही पोजीशन पर है, तो तुम मुझे गुलाम नहीं कह सकती। लेकिन ये सब उसके मुंह पर कहने की हिम्मत फैंग हान में नहीं थी। इधर किंग वेई उसे औकात में रहने के लिए बता रही थी। वो किंगशुई से भी कह रही थी कि सिस्टर आप एक नौकर को रहने के लिए घर कैसे दे सकती हो। और तभी फैंग हान किंगशुई से कहता है कि मिस, मैंने डीमन पपेट को बिना कोई वेपन हराया है और अब मैं यहाँ का एक आउटर डिसाइपल बन चुका हूँ। तो किंग वेई कहने लगती है कि मैंने वेपन का यूज किया, शायद इसी वजह से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शुक्र मनाओ कि मेरी बहन तुम्हें कुछ बोल नहीं रही, अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाती। मेरे विप के आगे तुम 1 मिनट भी टिक नहीं पाओगे। और तभी किंगशुई उससे कहती कि तुम शांत हो जाओ, ये तो बस एक मामूली सा सर्वेंट है, भला इससे झगड़े करके तुम्हें क्या मिलेगा। किंगशुई की बातें फैंग हान के दिल पर खंजर जैसे लग रही थी। किंग वेई कहती सुना ना तुमने मेरी सिस्टर ने क्या कहा, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो फैंग हान किंगशुई से कहता है कि मिस मैं आपको कुछ बताने आया था, मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि जो भी बात है वो फिर कभी बता देना, अब तुम जा सकते हो। फैंग हान इस सबसे बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। वो खुद से ही कह रहा था कि मास्टर मैं तो बस आपको ये बताने आया था, आउटर डिसाइपल को ज़िडियन पिक में रहने के लिए अलाउड नहीं है, मुझे वुशियन वर्ल्ड शिफ्ट होना पड़ेगा। अब अगले ही दिन फैंग हान वुशियन वर्ल्ड पहुंच जाता है। वहाँ पर एक सोड रखी थी जिसे खासकर आउटर डिसाइपल के लिए एलोकेट किया गया था। साथ ही वहाँ पर फैंग हान को एक नया ड्रेस और पढ़ाई के लिए कई सारी बुक्स भी रखी थी। वहाँ पर एक बुक था जिसका नाम था डीमंस ऑफ अंडरवर्ल्ड। इसमें डिवाइन पावर के डीमंस, फ्लाइंग यक्षा, शूरा, ग्रेट शूरा और डीमन एम्परर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फैंग हान कह रहा था कि दुनिया मेरे इमेजिनेशन से भी काफी बड़ी है, जिसके बाद वो अपने स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी उसे किंगशुई ने कई बातें याद आती है, जिससे वो अभी भी बहुत दुखी था। तो वो कहता है कि मैं कड़ी मेहनत करके एक दिन आपकी रिस्पेक्ट जरूर हासिल करूंगा। मगर तभी उसे होंगी की आवाज आती है, वो उससे मिलने आई थी। तो ये लोग शहर पर चले जाते हैं। वो कह रही थी कि फैंग हान मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ वापिस आओगे, सभी डिसाइपल का सपना होता
बोलता है कि उन्हें कोई ऑथेंटिक डिसाइपल गाइड करे और तुम्हारे पास तो तुम्हारी मास्टर है। जिस पर वो कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, हमने किसी पर डिपेंड रहने से अच्छा है खुद ही मेहनत करो। जिस पर हंगी कह रही थी कि बात तो तुम सही बोल रहे हो, मगर किसी से मदद लेना बुरी बात नहीं है। तो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे मास्टर से मिलवा सकता हूँ। जिस पर वो कहती कि ना मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फैंग हान को इनर डिसाइपल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो हंगी को इस बारे में पूछने लगता है। हंगी कहती कि आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल में स्ट्रेंथ का फर्क होता है। जिसके बाद ये दोनों कैफेटेरिया में चले जाते हैं। वो भी बहुत प्यारी जगह थी। अभी दोनों सीधे खाना खाने चले गए थे। हंगी फैंग हान से कह रही थी कि फिलहाल तो हम आउटर डिसाइपल है, मगर इनर डिसाइपल बनने के बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे कि हम स्पिरिट कल्टीवेशन मेथड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन्हीं में से सबसे खास आर्ट है युवान चेन। इस मेथड से हम अवतार रेल्म तक भी पहुंच सकते हैं। तो कहते हैं अच्छा तो प्लीज मुझे मेथड सिखाओ ना प्लीज। तो हंगी उसे दूर ढकेलते हुए कह रही थी कि क्या मैं तुम्हें इनर डिसाइपल दिखती हूँ जो मुझे मेथड पता होगी? वैसे अगर तुम इनर डिसाइपल बन जाओ तो ढेर सारी मार्शल आर्ट पढ़ने मिल सकती है, साथ ही हमारी फैमिली का स्टेटस भी काफी बढ़ जाता है। फैमिली का नाम सुन के फैंग हान बहुत मायूस हो गया था। वो कहता है कि मेरे फैमिली में तो कोई नहीं। तो फैंग हान उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ की डेथ हो गई और मेरे फादर तो बस उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ बिजी रहते हैं। वो मुझे कभी प्यार नहीं दिखाते और बाकी लोगों के लिए तो मैं बस एक प्रिंसेस हूँ, ना कि होंगी। तो फैंग हान उसे समझाते हुए कहता है कि मैं हूँ ना, अब तुम कभी निराश मत होना, तुम मेरी सबसे पहली दोस्त हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुन के होंगी उसे साइड में हटाकर कहती है कि भला मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर क्यों रहने लगी, जाने दो, हमें ये सब बातें नहीं करनी। मैं अब तुम्हें इस कैंटीन के बारे में बताती हूँ। दरअसल एक जेड कैंटीन है। अब उसने पानी में ऑर्डर डाल दी थी तो थोड़ी देर में एक फ्लावर में लपेट कर खाना पेश हो जाता है। फैंग हान तो ये सब देखकर काफी अमेज था। होंगी उसे बताती है कि इसे फूड चाम कहा जाता है। अगर तुम्हें कुछ भी खाना है तो इस क्रिस्टल पूल में डाल दो, ऐसा करते ही तुम्हारी ऑर्डर ग्रो होगी और फिर 5G पॉट में खाना कुक होकर तुम्हें सर्व किया जाएगा। ये खाना टॉप मेडिसिन भी माना जाता है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी की इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है। जो खाना हम यहाँ खाएंगे वैसा खाना तो रॉयल फैमिलीज को भी नसीब नहीं होता। तो फैंग हान तुरंत ही उस खाने पर टूट पड़ता है। उसने ढेर सारा खाना चट कर दिया था। वो कहता है आज मुझे पता चला कि रॉयल फैमिली के लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत मस्त है। और तभी वहाँ पर लियो कांग आ जाता है। वो कह रहा था कि हमें एक मीटिंग में जाना है, मैंने पिछली बार ही इस बारे में तुम्हें बोला था। तो फैंग हान कहता है कि भाई कौन सी मीटिंग में जाना है, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। ये सुन के तो होंगी उस पर चिल्लाने लगती है। वो कह रही थी कि उस दिन हम जरूरी बात कर रहे थे और तुम तो अपनी मास्टर के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब इन दोनों के झगड़े ऐसे ही चल रहे थे। तो लियो कांग कहता है कि प्लीज आप दोनों बच्चों जैसी लड़ाई करना बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। तो फैंग हान गौर से उसकी बात सुनने लगता है। वो कह रहा था कि मुझे किनर डिसाइपल से पता चला है कि लान्यू स्टेट पर कंटिन्यूअस अटैक हो रहे हैं। अटैक करने वाले पावरफुल लुटेरे हैं। तो लान्यू स्टेट ने हमारे सेक्ट से मदद मांगी और हमारा यूहुआ सेक्ट भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया। जिस पर फैंग हान पूछ रहा था कि मामूली लुटेरों को मारने के लिए हमारे लोग राजी कैसे हो गए, ये काम तो कोई भी कर सकता था। तो लियो कांग बताता है कि ये कोई मामूली लुटेरे नहीं बल्कि इनके पीछे इवल सेक्ट का हाथ है। दरअसल इवल सेक्ट वालों को शुएन जिन की पोजीशन चाहिए जो कि लान्यू राज्य में है। दरअसल शुएन जिन एक जगह है जहाँ पर शुएन जिन स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की जाती है। ये यूहुआ सेक्ट के 8 मार्शल आर्ट में से एक है, इसलिए हमारे एल्डर तुरंत ही लान्यू राज्य की मदद करने के लिए राजी हो गए। और अब आती है हमारे काम की बात। मैंने सुना है कि जो भी डिसाइपल इस ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म करेंगे उन्हें इनर डिसाइपल के लिए होने वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हमारे जैसे आउटर डिसाइपल के लिए एक सुनहरा मौका है। ये बात तो फैंग हान को भी काफी अच्छी लगी थी। वो कहता है कि जैसे मुझे नींद आई हो और किसी ने मेरे लिए बिस्तर बना दिया, ये मौका तो बिल्कुल वैसा है। जिस पर हंगी कह रही थी कि इस ट्रेनिंग में कई सारे आउटर डिसाइपल पार्टिसिपेट करेंगे, तो भला ये सुनहरा मौका हमें क्यों मिलेगा, ये चांस तो किसी और को भी मिल सकता है। तो फैंग हान लियो कांग से कहने लगता है कि भाई अगर तुम एक खबर लेके आए हो तो तुम्हारे पास कोई अच्छी आइडिया भी जरूर होगी। तो कहते हैं मेरे भाई यार तुम तो मुझे अच्छे से समझ गए लगता। देखो मेरा एक माना हुआ भाई है, वो शायद हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद हम कुछ डिसाइपल को देखते हैं जो इसी ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर दादी डायनेस्टी का प्रिंस बाओ था। ये सभी डिसाइपल उससे कह रहे थे कि आप तो बहुत पावरफुल हो और आपके साथ जो भी डिसाइपल कॉन्टेस्ट में जाएंगे वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो आपका इनर डिसाइपल बनना तय है। जिस पर प्रिंस बहुत खुश हो गया था। तब तक वहाँ पर लियो कांग अपने दोस्तों को लेकर पहुँच जाता है। वो जाते ही प्रिंस को ग्रीट करता है मगर प्रिंस बाओ उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। वो अपने नए बने दोस्तों से कहता है कि सीनियर्स ट्रेनिंग में आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए और फिर देखना मैं मेरी डैडी डायनेस्टी की तरफ से आपको कितना खास तोहफा दूंगा। इधर हंगी समझ गई थी कि प्रिंस उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहा है तो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है मगर लियो कांग उसे रोक लेता है और प्रिंस से कहता है कि योर हाइनेस
देखिए मैं किसे लेके आया हूँ। तो फाइनली प्रिंस उससे बात करने चला जाता है। लियू कांग कह रहा था कि प्रिंस ये है मेरे दोस्त, ये ट्रेनिंग में आपकी मदद करेंगे, लेकिन बदले में आपको हमें इनर डिसाइपल के लिए पास करना होगा। आपकी बात युवा के एल्डर्स कभी टाल नहीं सकते। जिस पर प्रिंस कह रहा था कि वो तो बाद में देखा जाएगा, मगर पहले मुझे ये बताओ कि ये लोग मास्टर है ना। तो लियू कांग उससे झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि हाँ, ये दोनों काफी अच्छी फैमिली के मेंबर्स है और इन्होंने एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था। जिस पर प्रिंस बाओ कहता है कि मैंने प्रिंसेस होंगी के बारे में तो सुन रखा है, वो बहुत टैलेंटेड है, मगर इस बंदे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो लियू कांग बताता है कि प्रिंस ये है फैंग हान। और तभी वहाँ मौजूद इनर डिसाइपल को याद आता है ये बंदा तो फैंग फैमिली का गुलाम है, इसलिए तुरंत ही प्रिंस को इस बारे में बता देता है। ये सुनकर तो प्रिंस बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो लियू कांग पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें अच्छे लोग ढूंढने के लिए बोला था, ना कि गुलाम। तो लियू कांग उसे समझाता है कि प्रिंस फैंग हान बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बस आप उसे एक मौका दीजिए और वो खुद को साबित कर देगा। मगर प्रिंस तो बस उसकी बेइज्जती करने में लगा हुआ था, इसलिए फैंग हान वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तो लियू कांग उसे धीरे से समझा रहा था कि मेरे भाई, अगर तुम्हें इस ट्रेनिंग से कुछ फायदा करवाना है तो थोड़ी बहुत बातें सुननी पड़ेगी, तभी तुम आगे जा पाओगे। और इधर प्रिंस कह रहा था कि इस गुलाम को जल्दी से यहाँ से बाहर फिकवा दो। इससे फैंग हान बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि तुम प्रिंस होंगे तुम्हारे राज्य के, लेकिन मेरे सामने बदतमीजी मत करो। ये सुनकर तो प्रिंस ने उस पर ड्रैगन फिश से हमला कर दिया था, जिससे फैंग हान बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिस वजह से होंगी भी अब अपनी स्वॉर्ड निकालने लगती है। मगर लियू कांग उसे कह रहा था कि तुम प्लीज कुछ मत करना, वरना मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। वैसे भी फैंग हान बहुत ज्यादा घमंडी है, उसे दूसरों की इज्जत करना नहीं आता। लियू कांग की बातें होंगी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इधर फैंग हान प्रिंस बाओ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रिंस उसके हर एक अटैक को डॉज करके उसे जमीन पर पटक देता है। होंगी उस प्रिंस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी फैंग हान उसे रोक लेता है। साथ ही लियू कांग कह रहा था कि तुम दोनों शांत रहो, अब इससे आगे का मैं संभाल लूंगा। प्रिंस भी कह रहा था कि ये बंदा पहली स्टेज के 7वें लेवल पर है, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। तो लियू कांग उससे कहता है कि प्लीज आप इसे इग्नोर करो, वैसे आपने उसकी काफी अच्छी पिटाई कर दी, मगर आपने इसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रिंस ये सफर बहुत खतरनाक होने वाला है, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए हमें टफ लोगों की जरूरत होगी। वो कहते हैं ना, हर चीज का पूरी तरीके से यूज करना चाहिए। तो प्रिंस भी उसकी बात मान जाता है। वो कह रहा था कि इस बंदे की मसल्स और बोन्स काफी मजबूत है, मगर इसके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं, साथ ही सामने वाले के अटैक को डॉज भी नहीं कर सकता। अगर ये थोड़ी प्रैक्टिस करे तो हमारे काम आ जाएगा। तो अब होंगी और फैंग हान घर वापिस आ जाते हैं। होंगी उस प्रिंस बाओ और लियू कांग पर बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। वो कहती है कि मैं उस कमीने लियू कांग को सबक सिखा के रहूंगी, मगर फैंग हान उसे समझाता है कि लियू कांग ने जो भी किया वो हमारे भले के लिए किया, वैसे भी मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे पास प्रिंस से बदला लेने का मौका है। मगर इसके लिए होंगी बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो कहती है कि तुम दोनों के दरमियान बहुत बड़ा गैप है, जिस पर फैंग हान कह रहा था कि प्रिंस बाओ की बात सच है, मेरे पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं। होंगी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। होंगी मुझे तुम्हारी जरूरत है। फैंग हान के मुंह से मुझे तुम्हारी जरूरत है ये लफ्ज सुनकर होंगी दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई थी। और यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि होंगी फैंग हान की मोहब्बत में डूब चुकी है। जिसके बाद वो फैंग हान से कहती कि वैसे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन इस बार करती हूँ। पहला मुझसे वादा करो कि तुम प्रिंस बाओ की तगड़ी धुलाई कर दोगे। इतना कहकर उसे मजाक में एक पंच मार देती है, जो फैंग हान को जोरों से लग गया था। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे हाथों में मारा नहीं गया तो जरूर से उस प्रिंस की धुलाई करूंगा। ये सुन के होंगी की हंसी छूट जाती है। वो कह रही थी अरे डरो नहीं, तुम मेरे हाथों कभी मारे नहीं जाओगे। तो अब अगले ही दिन से लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसेस होंगी बड़ी ही तेजी से अपनी सूंड घुमाकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वो सीधा फैंग हान पर हमला करने के लिए कूद जाती है। फैंग हान तो उसकी मूव देखकर एक स्टैचू जैसा चुपचाप खड़ा था, उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसने क्या करना चाहिए। वो देखता है कि होंगी ने उसके माथे पर कट मार दिया है। अब होंगी उस पर दोबारा से हमला करने आ जाती है। इस बार फैंग हान भी उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार उसे कट लग रहे थे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। होंगी कह रही थी कि तुम्हारे अंदर स्पीड कम और जल्दबाजी ज्यादा है, क्या तुम कल भी प्रैक्टिस करना चाहोगी? तो वहीं पर लेट जाता है। वो कहते हैं हाँ, हम कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो होंगी उसे एक टैलिस्मान देकर उसके सारे जख्मों को हील कर देती है। अब अगले दिन ये लोग दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। आज फैंग हान पहले दिन से थोड़ा सा बेहतर था। वो होंगी के अटैक को डॉज करके उसे एक लात मार देता है, मगर अगली ही बार में होंगी ने उसे लात मार के घायल कर दिया था। फैंग हान रात के समय पढ़ाई करता और फिर उसी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके वो होंगी के साथ फाइट करता। ऐसे ही हर रोज प्रैक्टिस करके फैंग हान एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अब 8वीं लेवल पर पहुंच गया था। इसे सुपर ह्यूमन भी कहा जाता है और इस लेवल अप की वजह से उसकी बोन्स पर नई मसल्स आ गई थी। इस नई स्किन की मदद से वो दुश्मनों को डिफेंड कर सकता था। अब होंगी जैसे उस पर अटैक करने
करने जाती है, फैंग हान उसकी सोड को पकड़कर दूर फेंक देता है। होंगी देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती फैंग हान, शायद तुमने एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम अब एक इनर स्ट्रेंथ से सुपर ह्यूमन बन चुके हो। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मगर ये सब तुम्हारी मदद के बिना इम्पॉसिबल था, इसलिए होंगी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर वो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तो हंसते हुए कह रहा था कि अब तो मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, इसलिए अब तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो होंगी तुरंत ही अपनी तलवार उठाते हुए कहती कि हाँ, ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि प्रैक्टिस के मामले में मैं तुमसे आगे हूँ, और इस बार तो बस मेरे हाथ से स्वॉर्ड फिसल गई थी, चलो हम दोबारा से फाइट करेंगे। तो कहते ना बाबा, अब प्रैक्टिस बहुत हो गई, वैसे भी कल हमें ट्रेनिंग के लिए निकलना है, तो आज थोड़ा आराम करेंगे। अब रात के समय फैंग हान कल्टीवेशन में बैठा हुआ था। 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर उसे बहुत मदद कर रहा था। वो कहते प्रिंस बाओ, अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। अब अगले ही दिन इन लोगों को बताया जाता है कि हानहाई रेगिस्तान में मौजूद लैन्यू राज्य पर लुटेरों ने हमला किया है, मगर इस हमले के पीछे डीमंस और इवल सेक्ट वाले इन्वॉल्व है। तो एल्डर कहते कि तुम लोगों को लैन्यू को बचाना है, यही तुम्हारा मिशन होगा। इस ट्रेनिंग के दरमियान जो भी आउटर डिसाइपल अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्हें इनर डिसाइपल के लिए एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इधर फैंग हान होंगी से पूछ रहा था कि एल्डर जिसकी इमेज दिखा रहे वो बंदा कौन है। तो होंगी बताती है कि वो डीमन का टॉप डिसाइपल है। फिलहाल तो वो फिजिकल रेल में है, मगर उसमें एक ऑथेंटिक डिसाइपल से भी ज्यादा पावर्स है। उनके टैलिस्मान इतने खतरनाक होते हैं कि वो किसी को भी खत्म कर सकते हैं। इधर एल्डर बता रहे थे कि जो भी इन दोनों में से किसी एक को मार पाएगा, उस डिसाइपल को इमॉर्टलिटी एलिक्सर एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तुम लोगों में से कोई भी इस ट्रेनिंग पर ना जाना चाहता हो, वो अभी क्विट कर सकता है, मगर खतरों का सामना करके ही आप लोग एक महान योद्धा बन सकते हो। इधर युआन जियानकोंग की नजर बस फैंग हान पर गड़ी थी। वो फैंग हान के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ होंगी फैंग हान को बता रही थी कि ये दोनों डीमंस बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हारा पाला इनसे पड़ गया तो तुरंत ही वहाँ से भाग जाना, इनर डिसाइपल उन्हें मार देंगे। तभी एक बंदा कह रहा था शायद मैं इनमें से एक बंदे को मार सकता हूँ और उन्हें मार कर मैं इमॉर्टलिटी एलिक्सर हासिल करूंगा। जिस पर होंगी कह रही थी कि इस एलिक्सर से हमारी पावर्स बहुत बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अवतार रेल्म का डोर भी हमारे लिए ओपन हो जाएगा, मगर उसे हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। तब तक वहाँ पर सीनियर जिन भी आ गया था। युवान को तो उसे देख के ही गुस्सा आने लगता है, मगर सीनियर हुआ ने इन्हें एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए बताया था। अब एल्डर इमॉर्टलिटी एलिक्सर के बारे में बताने लगते हैं कि एलिक्सर 3600 हर्ब से बना है और इसे थंडरस ब्लास्ट फर्नेस में रिफाइन किया गया है। इसकी रिफाइनिंग में लगभग 30 साल लग जाते हैं, यानी कि एक पिल बनाने में 30 साल। इससे तुम्हारी लाइफ 60 साल और बढ़ जाएगी। साथ ही तुम अवतार रेल में भी जा सकते हो, मगर ऐसे सिर्फ 6 ही एलिक्सर बनाए गए थे, जिनमें से अब 5 एलिक्सर ही बचे हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो ये एलिक्सर तुम्हें मिल सकता है। इधर होंगी फैंग हान को बता रही थी कि एक एलिक्सर पिल जो कि मिसिंग है वो जिन शिताई को दी गई थी, क्योंकि उसका बाप एलिक्सर हाउस का हेड है, मगर जिन शिताई ज्यादा टैलेंटेड ना होने की वजह से वो पिल वेस्ट हो गई और अब वो हमारे सिख का नाम मिट्टी में मिला रहा है। फिलहाल तो वो बस एक नाम का ऑथेंटिक डिसाइपल है। अब ये लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी फैंग हान को प्रिंस बाओ दिख जाता है। होंगी कहती कि बस तुम्हें इसे जलील करना है, तभी जाके मुझे सुकून मिलेगा। तो फैंग हान कहता है कि ओके अब तुम रिलैक्स करो। जिसके बाद वो प्रिंस के पास आ जाता है। प्रिंस उससे कह रहा था कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, बस लियू कांग की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तो फैंग हान उससे कहता है कि रुको जरा, काम करने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहला अपना हिसाब तो बराबर कर लो। तो प्रिंस कहता है शायद तुम एक बेवकूफ हो, चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। दरअसल रिवेंज एक खाने की थाली जैसा होता है, जितना ज्यादा ठंडा होने के बाद लिया जाए उतना बेहतर। अगर तुम थोड़ा सब्र करके मुझे चैलेंज करते तो शायद मैं तुम्हारी तारीफ करता, मगर तुमने तो खुद ही मुसीबत को बुलावा भेजा है, इसलिए अब तो तुम्हारी पिटाई करनी ही पड़ेगी और इस बार की मार पिछली बार से ज्यादा होगी। जिस पर फैंग हान कह रहा था कि पहले ही जिंदगी बहुत छोटी है, तो मैं अगले 10 साल बदली के आग में जल के क्यों गुजारूं, आज ही तुम्हें पीट के मैं सुकून को हासिल करूंगा। ये सुनकर प्रिंस तुरंत ही उस पर अटैक करके उसे पीछे पुश कर देता है। अब वो अपने फैन से उस पर अटैक करने ही वाला था, मगर फैंग हान उसे पकड़ लेता है। प्रिंस उससे कह रहा था कि तुम एक गुलाम होकर भी बहुत बदतमीज हो, आज तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने ही पड़ेंगे। इधर लियू कांग होंगी से बात करने आया था, मगर वो तो उस पर नाराज थी। वही दूसरी तरफ फैंग हान प्रिंस के फैन को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसने प्रिंस का हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया था। इससे तो प्रिंस को गजब का दर्द हो रहा था, जिसके बाद फैंग हान ने उसे दूर पुश कर दिया था। इस सब से प्रिंस तो गुस्से में लाल पीला हो गया। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हारी पिटाई नहीं बल्कि तुम्हें खत्म ही कर दूंगा, मगर फैंग हान ने उसका पंखा दूर फेंक के उस पे पंचेस मारना शुरू कर दिए थे। वहाँ पर जाओ नाम का इनर डिसाइपल था। वो कहता है कि फैंग हान तो इनर स्ट्रेंथ पर था, ये इतनी जल्दी सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। इधर फैंग हान ने प्रिंस की तगड़ी धुलाई कर दी थी, मगर उसी वक्त जाओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता
है। होंगी फैंग को संभाल के रहने के लिए बता रही थी, मगर तब तक वो सोड उसमें घुस जाती है। ये सब युवान ने भी देख लिया था। इधर होंगी फैंग हान को चेक करती है, मगर उसे कोई चोट नहीं लगी थी। अब जाओ अपनी सोड को वापस बुला रहा था, मगर वो सोड तो मानो गायब हो चुकी थी। होंगी भी बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि वो सोड हिट होकर कहाँ चली गई। फैंग हान सोचता है कि शायद डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर ने वो सोड निगल ली। अब जाओ को तो वो सोड वापस चाहिए थी, इसलिए वो फैंग हान के पास जाकर कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो काफी अच्छी मिस्टिकल स्किल है। वो क्या है ना, मैंने गलती से तुम पर अटैक कर दिया था, तो प्लीज मेरी लिंकफिंग सोड रिटर्न कर दो। तो फैंग हान कहता है कि उसी सोड से तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की और अब वही वापस मांग रहे हो, बड़े बेशरम हो तुम तो जाओ कहता है कि अरे मैं तो बस तुम्हें कंट्रोल करना चाहता था, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा। जिस पर फैंग हान कहता है कि अगर मुंह बंद नहीं किया तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। अब तो जाओ अपनी सोड के लिए झगड़े कर रहा था। वो कहता है कि लिंकफिंग सोड मेरे मास्टर जिन शिताई ने मुझे गिफ्ट की थी। और तभी मो नाम की लड़की फैंग हान से कहती है कि मेरी जूनियर से गलती हो गई, उसके बिहाफ में मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तो प्लीज वो सोड वापस कर दो, हमें उसी से सैंड लुटेरों का सामना करना होगा। फैंग हान को उस लड़की की और सेम टू सेम उसके मास्टर बाय हैचन जैसी फील हो रही थी, तो समझ गया था कि बंदी काफी पावरफुल है, मगर वो उसकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि वो सोड डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर में अटक गई थी और उस पिक्चर ने ली हुई चीजों को कैसे वापस लाना है ये फैंग हान को पता ही नहीं था। तो सोचता है कि अब तो बस किंग शुई मुझे बचा सकती है, इसलिए वो कहता है कि सीनियर मो, मैं भी वो सोड वापस करना चाहता हूँ। अगर आप मिस किंग शुई को तो जानती ही होंगी, वो मेरी मास्टर है, पहला मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब तक मैं आपको वो सोड वापस नहीं दे सकता। अब किंग शुई का नाम सुनते ही सीनियर मो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगले सीन में हम क्रेन फेरी को देखते हैं जो फैंग हान से मिलने आई थी। वो कहती है कि फैंग हान, इतने दिनों में तुमने मुझे आज याद किया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। और तभी वहाँ पर लियू कांग आ जाता है। दरअसल वो जानना चाहता था कि फैंग हान ने अचानक लेवल अप कैसे कर लिया, लेकिन होंगी उसकी असलियत समझ गई थी कि ये बंदा थोड़ा सा मतलबी है, तो फैंग हान को वहाँ से जाने के लिए बता देती है। इसलिए फैंग हान इन दोनों को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है, मगर लियू कांग को उस पर शक हो गया था। इधर जाओ सीनियर मो को फैंग हान से सोड वापस मांगने के लिए मस्का मार रहा था। वो कहता है कि अगर हमें वो सोड नहीं मिली तो हम सोड एरे क्रिएट नहीं कर पाएंगे और बिना सोड एरे के इवल सेक्ट वालों को हराया नहीं जा सकता, तो प्लीज सीनियर मुझे वो सोड दिलाओ। जिस पर सीनियर मो गुस्सा हो गई थी। वो कहती कि उस बंदे ने किंग शुई का नाम लिया है, किंग शुई ने बेवजह 8 डिसाइपर और 8 क्रेन्स को मार दिया और तुम चाहते हो कि मैं उससे सोड मांगू, दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा। मेरे ख्याल से अब तुमने उस सोड को भूल जाना चाहिए। वही दूसरी तरफ क्रेन फेरी फैंग हान से शिकायतें लगा रही थी। वो कहती कि जब से तुम आउटर डिसाइपल बने हो तब से मुझे भूल ही गए, एक बार भी मेरे साथ खेलने नहीं आए। तो फैंग हान उससे माफी मांगते हुए कह रहा था कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। वैसे मैंने एक प्रिंस की पिटाई कर दी थी, उसने एक बार मेरा अपमान किया तो मैंने उससे बदला ले लिया। जिस पर क्रेन फेरी कह रही थी कि आइंदा से अगर कोई आउटर डिसाइपल तुम्हें परेशान करे तो मुझे बुला लेना, मैं भी कुछ आउटर डिसाइपल को तो पीट ही सकती हूँ। मुझे मिस किंग शुई ने कुंग फू आर्ट सिखाई है, साथ ही उन्होंने मुझे सोल ट्रांसमिशन की टेक्निक भी सिखाई थी जिसे रीबर्थ भी कहा जाता है। तो फैंग हान उससे कह रहा था कि फिर तो तुम्हें मुझे वो टेक्निक सिखानी ही पड़ेगी। जिस पर वो कहती है ठीक है, मगर मिस को इस बारे में मत बताना। जिस पर वो कहते कि नहीं बताऊंगा बाबा, प्रॉमिस। इसलिए क्रेन फेरी उसे कुछ इमेजिन करने के लिए बताकर अलग ही दुनिया में भेज देती है। वहाँ पर एक गेट था जो फैंग हान को इमॉर्टल बना सकता है, मगर फैंग हान को वहाँ पर ढेर सारा प्रेशर फील हो रहा था। उस गेट के उस पार जाना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी बहुत हेवी होकर वो वहीं पर गिर जाता है। तो समझ गया था कि फिलहाल मैं बहुत कमजोर हूँ, जब भी मैं मिस्टिकल सोड का मुकाबला करूंगा उस वक्त मेरे जीतने के चांसेस कम है, तो अब मुझे इस गेट को पार करना ही होगा। जिसके बाद दोबारा से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। क्रेन फेरी उसकी हालत देखकर हंस रही थी। वो कहता है कि मेंटल ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग से बहुत डिफिकल्ट होती है। जिसके बाद वो फेरी से कहता है कि मुझे यही कि एक केव में ड्रॉप कर दो, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर पहरा देना, अगर कोई आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दो। तो क्रेन फेरी कहती है तुम एक नंबर की जिद्दी हो, चलो मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। जिसके बाद वो फैंग हान को एक केव में ड्रॉप करके चली जाती है। फैंग हान वहाँ जाते ही डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर को ओपन कर देता है। वो कह रहा था कि ये बात तो तय है कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर ने ही मुझे फ्लाइंग सोर्ड से बचाया, मगर मुझे इसके और बेनिफिट्स की जरूरत है। तो वो अपने ब्लड से उसे रिफाइन करता है। उसका ब्लड लगते ही डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर उससे कनेक्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जाओ जिन शिताई से मिलने गया था। जब जिन शिताई को सोड के बारे में पता चला तब वो किंग शुई पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। जाओ उसे कह रहा था कि मैंने फैंग हान को बताया कि वो सोड मुझे आपसे तोहफे में मिली है, मगर फिर भी वो कह रहा था कि पहले वो किंग शुई से बात करेगा और तभी हमें सोड वापस मिलेगी। मुझे लगता है कि वो जानबूझ के आपकी इंसल्ट कर रहा है।
जिस पर जिन कहने लगता है कि पहले तो इन लोगों ने मेरे 8 डिसाइपल और 8 क्रेन्स मार दिए और अब मेरा मिस्टिकल आर्टिकल भी छीन लिया। किंग शुई को जरा सी भी शर्म नहीं आती। तो जाओ उसी कहने लगता है कि सीनियर प्लीज आप ही मुझे वो स्वॉर्ड वापस दिलाए। ये सुन के जिन शिताई उसे एक लात मार के गिरा देता है। वो कह रहा था तुम सब मतलबी हो, तुम्हें पता है फैंग किंग शुई उस सर्वेंट को प्रोटेक्ट करती है। अगर उसने गुस्से में मुझ पर हमला किया तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? बताओ करोगी तुम मेरी मदद? मुझे पता है कि किंग शुई मुझे जान से मार देगी और तुम में से कोई मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन किंग शुई को कैसे काबू करना है ये मुझे अच्छे से पता है। एक दिन वो अपने किए पर जरूर से पछताएगी। अब उसके वहाँ से जाती वांग मोलिन जिन शिताई से मिलने आ जाता है। वो उससे पूछ रहा था कि रेगिस्तान वाला प्लान फेल तो नहीं होगा ना? जिस पर वो कहता है कि हरगिज नहीं होगा। रेगिस्तान में जो भी हुआ है उसे थोड़े बहुत डिसाइपल हैंडल नहीं कर सकते, तो उन्हें ऑथेंटिक डिसाइपल से मदद लेनी ही पड़ेगी। फैंग किंग शुई एक नई ऑथेंटिक डिसाइपल है, तो ये काम उसे ही दिया जाएगा ताकि वो सेक्ट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कर पाए। जिस पर मोलिन कहता है कि फिर तो बढ़िया है, वैसे भी किंग शुई के रेगिस्तान में आने तक मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिन कहता है मेरे भाई मोलिन तुम फिक्र मत करो, इस बार हम किंग शुई को खत्म करके ही रहेंगे। तो मोलिन कहते हैं हाँ, क्योंकि वो फिलहाल अवतार रेल्म की चौथी लेवल पर है, तो मेरा इवल गोल्ड उसे आराम से जकड़ सकता है। वही दूसरी तरफ फैंग हान को डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर के सीन उसके में दिख रहे थे। वहाँ पर जाओ की लिंग फेंग सोड भी थी। अब वो सोड सीधे फैंग हान के पास आ जाती है। फैंग हान उस सोड को देखकर कह रहा था कि ये तो ब्लड से रिफाइन की गई सोड है, तो इस पर उसके मास्टर का ब्लड मार्क लगा होगा। उस ब्लड मार्क को हटाए बिना मैं इसे यूज नहीं कर सकता, और ब्लड मार्क को सिर्फ अवतार रेल्म का डिसाइपल ही हटा सकता है। लेकिन डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर ने इसका मार्क भी हटा दिया, यानी कि ड्रैगन पिक्चर टेलिस्मैन के साथ साथ आर्टिकल्स को भी खींच लेता है। अब फैंग हान उस सोड के साथ प्रैक्टिस करके बाहर आ चुका था। इधर किंग शुई को भी रेगिस्तान में जाने का मैसेज मिला था, तो वो भी हानहाई रेगिस्तान जाने के लिए रेडी हो जाती है। और तभी फैंग हान उससे मिलने आ जाता है। वो कह रहा था मास्टर मैं हानहाई रेगिस्तान में ट्रेनिंग मिशन पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे विदा लेने आया था। तो किंग शुई कह रही थी कि अच्छा तुम अब सुपर ह्यूमन बन चुके हो। और फिर अचानक से ही फैंग हान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी कि फैंग फैमिली ने उस पर कितने जुल्म किए, उसे हर रोज बेवजह पीटा जाता था। और अब वो एक नदी किनारे पहुंच जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर फैंग हान प्रैक्टिस किया करता था। उसके सामने अब 2 सांप आ जाते हैं। एक सांप बहुत बड़ा था और उसके सिर पर एक हॉर्न था, वही दूसरा सांप काफी छोटा था। अब वो दोनों सांप फैंग हान को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो फैंग हान तुरंत ही क्रेन फेरी ने सिखाई रिबर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। वो समझ गया था कि ये उसकी परीक्षा ली जा रही है। इधर किंग शुई को भी पता चल गया था कि क्रेन फेरी ने उसे एक टेक्निक सिखा दी है। अब फैंग हान को इन दोनों सांपों में से रियल सांप को पहचानना था कि इसमें से कौन सा वन हॉर्न वाइपर है। और तभी फैंग हान को याद आता है कि उसके मास्टर हाइचर ने उसे पहले ही बताया था कि वन हॉर्न वाइपर साइज में छोटे होते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही समझ जाता है कि वो बड़ा सांप नकली है, असली वाला तो छोटा सांप है। इसलिए वो तुरंत ही जाकर उस छोटे सांप को पकड़ लेता है और उसके ऐसा करते वो रियलिटी में वापस आ चुका था। साथ ही उसने किंग शुई की परीक्षा भी पास कर ली थी। किंग शुई उससे कहती कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और अगर तुम मुझसे कुछ छुपा भी रहे हो तो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। जिसके बाद वो फैंग हान से कहती कि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो खुद का ख्याल रखना। अब वो भी वहाँ से रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम युआन जियान कॉन्ग को देखते हैं, जो सीनियर हुआ से मिलने गया था। वो कहते हैं सीनियर क्या हमने फैंग हान को मारना चाहिए? जिस पर सीनियर हुआ कह रही थी कि टॉप मिस्टिकल आर्टिकल ही सिर्फ मिस्टिकल स्वॉर्ड को खींच सकते हैं, मगर फैंग हान के पास ऐसा मिस्टिकल आर्टिकल कहाँ से आया? मेरे ख्याल से उसी के पास डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर है, मगर मैं पक्का श्योर नहीं हूँ। जब तुम हानहाई रेगिस्तान में जाओगे तब तुम खुद ही उसकी परीक्षा लेना। अगर उसके पास इवल क्लैन का डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर रहेगा तो उसे वहीं पर मार दो। जिस पर युआन तुरंत ही अग्री हो जाता है। अब अगले ही दिन ये लोग हानहाई डेजर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। युआन होंगी और फैंग हान की तरफ प्यारी सी स्माइल करके आगे जाता है, मगर फैंग हान को फील हो रहा था कि भले ये बंदा स्माइल कर रहा हो मगर इसके दिल में कुछ और है। अभी लोग कई दिनों का सफर तय कर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। सीनियर मो सबको बता रही थी कि हानहाई डेजर्ट है और लैनियो राज्य यहाँ से 1 दिन की दूरी पर है, तो आज की रात हम यहीं पर आराम करेंगे। अभी सभी लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बैठ गए थे। फैंग हान भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि अगर हम साइकिक रेल में पहुंच जाए तो हम खुद की स्पिरिचुअलिटी, इंटरनल ऑर्गन्स और यहाँ तक कि बोन मैरो को भी देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं सिर्फ मेरा ब्रेन देख सकता हूँ, मगर मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा उतनी ही मेरी बॉडी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मेरा ब्रेन भी अभी तक क्लियर नहीं है, वो मुझे अवतार रेल्म के डोर को ओपन ही
नहीं करने देता। पता नहीं मुझे अवतार रेल्म की पावर्स कब हासिल होगी। और तभी वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है क्योंकि युआन उससे मिलने आया था। ये बात लियू कांग को भी पता चल गई थी, मगर वो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा था। होंगी उसे लाते मार के उठाने की कोशिश भी कर रही थी, मगर वो तो जानबूझ के गहरी नींद का नाटक करता है। अब युआन फैंग हान से कहता है कि तुमने जाओ की लिंग फिंग सोड ली है तो चलो जल्दी से उसे वापस कर दो। साथ ही सीनियर मो भी उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने कौन सी टैलिस्मान का यूज करके उस सोड को खींच लिया था, क्या वो मिस्टिकल टैलिस्मान था या फिर इवल टैलिस्मान था। मगर फैंग हान इसका कोई जवाब नहीं देता तो युआन कहने लगता है कि फैंग हान तुम और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हो। आउटर डिसाइपल के एग्जाम में भी तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मगर तुम तो एक आउटर डिसाइपल हो तो भला तुम्हारे पास वो टैलिस्मान कहाँ से आया होगा। तब तक वहाँ पर फैंग हान का दुश्मन प्रिंस बाओ भी पहुँच चुका था। अभी सभी लोग फैंग हान के खिलाफ टीम अप हो चुके थे। युआन अब उससे वो टैलिस्मान यानी कि डॉम ड्रैगन पिक्चर मांगने लगता है। होंगी को पता था कि यहाँ पे अब फाइट शुरू होने वाली है तो भी इन लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। और तभी इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है। वो देखते कि वहाँ पर लाखों की तादाद में लुटेरे आ रहे हैं। प्रिंस तो उन्हें देख कर ही बहुत डर जाते हैं तो सीनियर मो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बता देती है। इधर फैंग हान भी क्रेन फेरी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसीलिए क्रेन फेरी भी वहाँ से चली जाती है। सीनियर मो के पास एक एक्स्ट्रा सोड थी जिसे वो जाओ को दे देती है। वो कह रही थी कि सोड फॉर्मेशन बनाने में इसका यूज करना, जिसके बाद ये सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। उन लुटेरों ने तो कई सारे तीरों से इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया था, इसलिए युवान अपनी सिल्वर सोड का यूज कर ढेर सारे तीरों को रोकने लगता है। और बचे कुछ एरोस को ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसके बाद उन लुटेरों ने एरोस का अटैक रोक दिया। वो इनके बहुत करीब आ चुके थे तो सीनियर मो तुरंत ही रेत में छुपाए गए डीमन पपेट को बाहर निकाल लेती है। वो पपेट यहाँ होंगे इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। होंगी कहती कि सीनियर मो का काम है, वो इन्हें लिटिल केव टोकन का यूज करके यहाँ लाई है। अब वो डीमन पपेट लुटेरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लुटेरों की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से इन लोगों को भी मैदानी जंग में उतरना पड़ता है। फैंग हान कह रहा था कि ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है और अब हमें घमासान जंग देखने को मिलती है। फैंग हान के पास लिंग फिंग सोड थी जिसे वो सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था और इसी दरमियान वो नीचे गिर जाता है। लुटेरे उसे जान से मारने ही वाले थे, मगर होंगी उन्हें खत्म कर देती है। वो फैंग हान से कह रही थी कि तुम अपनी सोड को काबू करने की कोशिश करो और तभी एक लुटेरा उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था तो फैंग हान अपनी सोड को हवा में उछाल कर उसके ऊँट के मुंह पर एक पंच मार देता है, जिससे वो नीचे गिर गया था। तब तक फैंग हान अपनी सोड कैच कर उसे खत्म कर देता है। अब वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए कई सारे बैंडेट्स का काम तमाम कर देता है, लेकिन तब तक लुटेरों ने डीमन पपेट को खत्म कर दिया था। इधर लियू कांग एक लुटेरे के हाथों मारा ही जाने वाला था, मगर तभी फैंग हान समय रहते अपने दोस्त को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम युवान और सीनियर मो को देखते हैं, जिन्होंने कई सारे लुटेरों का काम तमाम कर दिया था। इधर एक लुटेरा प्रिंस बाओ के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। प्रिंस तो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो बंदा ही उस पर भारी पड़ जाता है। सीनियर मो ये सब दूर से ही देख रही थी तो तुरंत ही जाकर उस लुटेरे को खत्म कर देती है। वो प्रिंस से कह रही थी कि तुम किसी काम के नहीं हो। इधर अब एक ही डीमन पपेट बच गया था, जिसे लुटेरे रस्सी में जकड़कर नीचे गिरा देते हैं। अब उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया था। फैंग हान ये सब दूर से देख रहा था। वो समझ जाता है कि लुटेरों से लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। फैंग हान का पूरा ध्यान उस डीमन पपेट पर था और इसी का फायदा उठाते हुए एक लुटेरा फैंग हान को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर समय रहते होंगी बीच में आकर उसे मार देती है। वो फैंग हान से कह रही थी कि बैटलफील्ड पर फोकस करो, नहीं तो 1 सेकंड में मारे जाओगे। इधर युवान अपनी सिल्वर स्नेक सोड का यूज करके कई सारे लुटेरों को खत्म कर रहा था। वो अपने फिंगर से ही अपनी सोड को मैनिपुलेट कर सकता था। फैंग हान ये देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है तो उसे अप्रिशिएट भी कर रहा था, जिसके बाद युवान बड़ी तेजी से लुटेरों को मारते हुए अपनी एक सोड फैंग हान की तरफ थ्रो करता है। वो सोड उस पर अटैक कर रही थी। दरअसल युवान देखना चाहता था कि क्या फैंग हान उसकी सिल्वर सोड को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, मगर फैंग हान हर बार उससे बचते जा रहा था। वो अपनी सोड से युवान की सोड को रोकने लगता है और अब काफी सारी स्ट्रगल के बाद फाइनली वो सोड फैंग हान की सोड से स्लिप होकर दूर चली जाती है। मीनवाइल वहाँ पर पिंक कलर की सोड आ गई थी, जिसे देखकर सीनियर मो कह रही थी ये तो रेड डिजायर सोड है, इसका मतलब पिंक प्रिंस यहाँ पर पहुँच चुका है। पिंक प्रिंस की तलवार युवान पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो अपने तेज मूव से उससे बचता जा रहा था और तभी वहाँ पर पिंक प्रिंस आ जाता है। वो कह रहा था युवान तुम मेरी सोड को डिफेंड कर सकते हो, मानना पड़ेगा तुम काफी पावरफुल बन चुके हो। तुम्हारी सिल्वर सोड तो बहुत अच्छे से डांस करती है। तुम्हारी इसी सोड ने मेरे सिख के कई सारे लोगों को मार दिया। अच्छा हुआ आज हमारी मुलाकात हो गई। अब आज हम सभी पुराना हिसाब क्लियर करेंगे। वेल पिंक प्रिंस के पास प्रिंस बाओ की बॉडी थी। दरअसल पिंक प्रिंस रेड डस्ट डीमन सिख का टॉप डिसाइपल है। वो हंसते हुए कह रहा था कि मैंने सुना है मुझे मारने के लिए तुम्हारे सिख ने इमॉर्टैलिटी एलिक्सर का इनाम
रखा है, इतना बड़ा इनाम, और वो भी मुझे मारने के लिए। वाह, शायद तुम लोगों की मुझसे कुछ ज्यादा ही फटती है यार, इतने खास इनाम के लिए तो मैं खुद भी मुझे मार सकता हूँ। तभी सीनियर मो उससे कहती कि पिंक प्रिंस ज्यादा उड़ो नहीं, तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? देखा जाए तो फंसे तुम हो, हमने जानबूझकर यहाँ रुकने का प्लान किया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला पाए। तो हंसते हुए कह रहा था कि माय लेडी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंसा हूँ? खैर कोई नहीं, अभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन किसके जाल में फंसा है। जिसके बाद वो अपने टॉप 10 डीमंस को वहाँ पर बुला लेता है, जो कि एक पोर्टल के जरिए वहाँ पर आ जाते हैं। होंगी और फैंग हान अभी भी उन लुटेरों के साथ ही फाइट कर रहे थे, तो होंगी उसे बताने लगती कि ये डीमन है फ्लाइंग यक्षास, इन पर ज्यादा ध्यान मत दो, बहुत ज्यादा खतरनाक है। फैंग हान ने भी इनके बारे में पढ़ रखा था। ऐसे एक ही यक्षा को मारने के लिए कई सारे मास्टर को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वो अपनी पावर्स को मिलाकर एक यक्षा को मार सकते हैं, और यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि 10 यक्षास थे। तो फैंग हान कहता है कि सीनियर मो और युवान उन्हें संभाल लेंगे, आफ्टर ऑल वो हमारे सीनियर है। इधर सीनियर मो युवान से कह रही थी कि आप पिंक प्रिंस को हैंडल करो, तब तक मैं और मेरे डिसाइपल यक्षास को खत्म करते हैं। जिसके बाद सीनियर मो स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करने का हुक्म देती है, इसलिए उनके सभी डिसाइपल अपनी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके कंबाइंड फॉर्मेशन सेटअप कर देते हैं। इधर पिंक प्रिंस युवान से कह रहा था कि यहाँ पर तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, इसलिए मैं फाइट पर फोकस नहीं कर पा रहा, अगर हम यहाँ से थोड़ा दूरी पर जाए तो अच्छा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से भागने लगता है। इधर सीनियर मो और उसके जूनियर डिसाइपल मिलकर एक बहुत ही विशाल स्वॉर्ड बना देते हैं, जिससे यक्षास को मारा जा सकता था। मगर जाओ की ओरिजिनल स्वॉर्ड तो फैंग हान के पास थी, जिस वजह से दूसरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन में कमजोर पड़ने लगती है। सीनियर मो से बता रही थी कि तुम्हें एकदम स्टेडी रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे एक स्वॉर्ड की वजह से हमारा पूरा फॉर्मेशन ब्रेक हो सकता है। अब सीनियर मो को पता था कि ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो बड़ी ही तेजी से यक्षास पर हमला करना शुरू कर देती है। इन लोगों को देखकर यक्षास ने भी अपनी पावर्स को कंबाइन कर दिया था। इधर जाओ ज्यादा देर तक अपनी स्वॉर्ड को होल्ड नहीं कर पाता, वो कह रहा था कि मेरी स्वॉर्ड ब्रेक होने वाली है, इसलिए सीनियर मो बड़ी ही तेजी से यक्षास ने बनाई हुई फॉर्मेशन की तरफ जा रही थी। इधर हम देखते कि पिंक प्रिंस और युवान के दरमियान तगड़ी फाइट चल रही है, मगर युवान का पूरा ध्यान तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन पर था। उसे पता था कि वो फॉर्मेशन ब्रेक होने वाला है, तो तुरंत ही उन लोगों की मदद करने के लिए जाने लगता है। मगर पिंक प्रिंस उस पे हमला करते हुए कह रहा था कि तुम खुद को तो बचा नहीं सकते, लेकिन उनकी मदद करने जा रहे हो। तो पिंक प्रिंस की इंटरफेरेंस की वजह से युवान उनकी हेल्प नहीं कर पाता, और तब तक इनका फॉर्मेशन यक्षास के फॉर्मेशन से हिट होकर टूटने की कगार पर था। तब तक वहाँ पर और लुटेरे जमा हो रहे थे। होंगी कह रही थी कि शायद मोर उसके साथ ही बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं, अगर फॉर्मेशन ब्रेक हुआ तो ये लोग वहीं जाकर गिर जाएंगे जहाँ पर ढेर सारे लुटेरे हैं। तो लियू कांग कह रहा था कि ये सब फैंग हान की वजह से हुआ, उसी ने जाओ की लिंगफिंग स्वॉर्ड रिटर्न नहीं की, अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से भाग जाओ। जिस पर होंगी कह रही थी कि हम डरपोक नहीं, हम उनकी मदद करेंगे। इतना कहकर ये लोग उन लुटेरों की तरफ जाने लगते हैं, ताकि जब सीनियर मो और उसके डिसाइपल वहाँ गिर जाए तो ये लोग उन्हें कवर दे पाए। इधर स्वॉर्ड फॉर्मेशन यक्षास को हिट होकर फाइनली ब्रेक हो जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होकर ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें मारने के लिए यक्षास उनके पीछे आ रहे थे, मगर मो उस समय रहते उन पर हमला कर नीचे आ जाती है। अब जाओ नीचे आते उससे माफी मांगने लगता है, मगर वो उस पर काफी गुस्सा थी। वो देखती कि फैंग हान और होंगी ने उनकी मदद की है, लेकिन इससे पहले कि वो इन लोगों का शुक्रिया अदा कर पाए, यक्षास नीचे आने लगते हैं। इसलिए वो अपने डिसाइपल की मदद से एक और टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे उनके आसपास एक शील्ड बन गई थी, और अब वहाँ पर क्रिएट हो गई थी हेवनली रूस्टर यांग रोप। वो रोप इतनी पावरफुल थी कि मो इन सभी यक्षास को उसमें जकड़ लेती है। युवान का ध्यान इन लोगों पर था, इसलिए पिंक प्रिंस तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, मगर समय रहते उसने खुद को बचा लिया था। अब पिंक प्रिंस युवान को छोड़कर सीनियर मो के पास जाने लगता है। वो कह रहा था कि यांग रोप बहुत ही खास ट्रेजर है, भला ही तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की औरत के हाथ में क्यों दिया गया? जिस पर वो कह रही थी कि फिलहाल तो यक्षास इसमें कैद है, मगर मेरा टारगेट तो तुम थे। जिसके बाद उस रोप के जरिए पिंक प्रिंस पर हमला कर देती है। इधर युवान ने भी उस पर सिल्वर स्नेक स्वॉर्ड से हमला कर दिया था, मगर प्रिंस उससे बच के वहाँ से भाग निकलता है। युवान भी उसका पीछा कर रहा था। तभी सीनियर मो अपने डिसाइपल्स की मदद से स्वॉर्ड सैक्रिफाइस क्रिएट करती है, ताकि ये लोग युवान की मदद कर पाए। इधर युवान और पिंक प्रिंस के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी, मगर युवान और बाकी के डिसाइपल की 5 तलवारें पिंक प्रिंस के आगे फीकी पड़ गई थी। अब ये लोग एक बार फिर से उस पर हमला कर देते हैं, मगर प्रिंस ने इनकी स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में लेकर युवान पर अटैक कर दिया। पिंक
प्रिंस तो पावरफुल था ही, मगर युआन भी कुछ कम नहीं था। उन सभी स्वॉर्ड को कंट्रोल करके उनसे वॉरियर्स क्रिएट कर देता है जो पिंक प्रिंस पर भारी पड़ जाते हैं। पिंक प्रिंस उनसे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर वो वॉरियर युआन जितना ही पावरफुल था। युआन उससे कहता है कि तुम अब बच नहीं सकते, मगर तब तक प्रिंस ने अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना दी थी। दरअसल ये उसका सूट था। सीनियर वो सोचती कि ये तो एक सिल्क सूट है जो कि एक सुपीरियर मैजिकल आर्टिफैक्ट है, साथ ही इस सूट में डिमोनिक पावर्स कंटेंट है, तो इसे तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इधर लियू कांग कहने लगता है कि अगर पिंक प्रिंस युआन से हार गया तो हमें इमॉर्टलिटी एलिक्सर मिल सकता है, बस सीनियर युआन ने उस डीमन को खत्म करना चाहिए। जिस पर हांगी कह रही थी कि वो हमें नहीं बल्कि सीनियर युआन और सीनियर मो को मिलेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा इनर डिसाइपल का एग्जाम देने का चांस मिल सकता है। तभी फैंग हान कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला तो भी चल जाएगा, यहाँ रियल बैटल का एक्सपीरियंस ही मेरे लिए बहुत हुआ। और तभी एक लुटेरा लियू कांग को मारने आ जाता है, मगर फैंग हान ने समय रहते उसे बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ सीनियर युआन पिंक प्रिंस पर भारी पड़ गया था। सीनियर मो कहती कि ये सब देख के तो मुझे खुशी होनी चाहिए, मगर पता नहीं क्यों मैं नाराज हूँ। मुझे लगता है कि पिंक प्रिंस की इसमें कोई चाल है। तभी वो देखती कि पिंक प्रिंस का सिल्क सूट एक जगह से डैमेज हो चुका है, तो युआन को वहीं पर हमला करने बता देती है। युआन ने भी उसकी बात मान ली थी। वो तुरंत ही सिल्वर स्नेक स्वॉर्ड को एक करके ड्रैगन में तब्दील कर देता है। अब वो ड्रैगन बड़ी तेजी से जाकर पिंक प्रिंस में घुस जाता है और इसी खतरनाक अटैक के बाद फाइनली पिंक प्रिंस का गेम ओवर हो चुका था। ये सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि इन्होंने ये जंग जीत ली थी, मगर इनकी खुशियाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि पिंक प्रिंस ने तो बस मरने का नाटक किया था। घायल तो हो गया था, मगर इतना नहीं कि वो मारा जाए। वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे मार के इमॉर्टलिटी एलिक्सर हासिल करोगे? वेल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इधर युआन तो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था बिकॉज उसकी सारी एनर्जी उस ड्रैगन को बनाने में चली गई थी। वही पिंक प्रिंस कहता है कि अब मैं तुम्हें रेड डस्ट डीमन सिक का रियल पावर शो करूंगा, जिसके बाद उसने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बॉल बना दी थी जिसकी ऑरा इन सभी को अपनी ओर खींचने लगती है। साथ ही उन मरे हुए लुटेरों की सोल्स भी उसमें जा रहे थे। सीनियर मो कह रही थी कि रेड डस्ट सिक के लोग सोल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और तभी पिंक प्रिंस उन्हें एक राज की बात बताता है। वो कह रहा था कि इन सभी लुटेरों को मैंने अपने कंट्रोल में लिया था, और पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम शुरू से ही बाजी हार चुके हो। अब युआन तो समझ गया था कि ये जंग तो हार चुका है, इसलिए उस सभी डिसाइपल को वहाँ से भागने के लिए बताता है। मगर तभी प्रिंस अपनी सारी पावर्स का यूज करके 6 इन थंडर का ब्लास्ट कर देता है। वेले एक इवल पॉइजन था। अब उसकी चपेट में सभी लोग आ जाते हैं। इनकी प्रिमोर्डियल सोल पर वो इन थंडर हमला कर रही थी, और फिर धीरे धीरे करके ये लोग बेहोश होने लगते हैं। सीनियर मो अभी भी रोस्टर यांग रोप को लेके बैठी थी। उसके पास एक शील्ड भी थी, जिस वजह से उस पर इन थंडर का कोई असर नहीं होता, लेकिन उस रोप को कंट्रोल करने में उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर ड्रेन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम सीनियर हुआ को देखते हैं, जिन्हें उस रोप की फ्लक्चुएशन से पता चल जाता है कि मो की जान खतरे में है, तो उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर फैंग हान देखता है कि धीरे धीरे सभी लोग बेहोश हो रहे हैं, मगर उस पर उस थंडर इन का कोई असर नहीं होता क्योंकि फैंग हान के अंदर 9 ओपनिंग गोल्डन एलिक्सर था। वो सोच रहा था कि शायद मेरा ब्लड होंगी को हील कर सकता है, ये उसकी बॉडी में जाकर उस जहर को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हम किंग शुई को देखते हैं, जिसे मारने के लिए वांग मोलिन पहुंच गया था, मगर ये दोनों फैंग हान से काफी दूरी पर थे। मोलिन किंग शुई से कह रहा था कि मैंने तो तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफें सुन रखी थी, मगर आज देखा तुम तो एक मामूली सी जंगली लड़की हो। अब वो किंग शुई को खुद का नाम बता रहा था, मगर तभी किंग शुई उस पर हमला कर देती है। मोलिन कह रहा था कि यार बात तो खत्म करने दो, देखो मेरा नाम है मोलिन और मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। तो किंग शुई कह रही थी कि मेरा रास्ता रोक के तुमने अपनी मौत को बुलावा भेजा है। अब इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग हान अपना हाथ कट करके होंगी के मुंह में अपना खून डाल देता है। वहीं पर हम युआन को देखते हैं, जो अपने आसपास एक शील्ड बनाकर इन थंडर से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। वेल ये युआन का सिल्क सूट था, जो कि एक शील्ड जैसे काम करता है। पिंक प्रिंस उससे कह रहा था कि यार मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम मुझे मारने के बहुत करीब थे, मगर तुम फेल हो गए। अब वो हंसते हुए कह रहा था कि देखा जाए तो आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इधर युआन को पता था कि एक जगह पर रुक के कुछ नहीं होगा, तो उस शील्ड को हटाकर अपनी सूट कलेक्ट करने भागने लगता है, मगर पिंक प्रिंस उसकी सूट को कंट्रोल करके उसके मजे ले रहा था। अब युआन देखता है कि उसके सभी साथी घायल हैं। सीनियर मो भी ज्यादा देर तक 6 इन थंडर से बच नहीं पाएगी, तो सोचता है कि ऐसे हालात में यहाँ से भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। मैं सीनियर हुआ को यहाँ लेके आऊंगा, जिसके बाद वो पिंक प्रिंस पर हमला करके
वहाँ से भाग जाता है। तो अब उसके जाने के बाद पिंक प्रिंस सीनियर मो के पास आने लगता है। वो बुरी तरह से घायल था और ये चीज फैंग हान ने भी देख ली थी, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवान जंग छोड़ के भाग गया। फैंग हान सोचता है कि पिंक प्रिंस का सूट काफी अच्छा आर्टिफैक्ट है, मगर अब तो डैमेज हो चुका है, इस वजह से प्रिंस को मारना बहुत आसान है। इधर पिंक प्रिंस सीनियर मो से कह रहा था कि माय लेडी, आप बहुत जिद्दी हो, तुमने अभी तक मेरे यक्षराज को आजाद नहीं किया। वैसे तुम्हारी ये हेवनली रोप काफी अच्छी है, शायद ये तुम्हें किसी ने यूज करने दी होंगी। अगर ये तुम्हारी होती तो मैं अभी ये रोप तुमसे छीन लेता। खैर कोई नहीं, चलो अब हार मान जाओ। देखो, सच्चाई को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर अभी तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और फिर जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा तब मैं और तुम बहुत मजे करेंगे। उसकी बातों से सीनियर मो को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो प्रिंस पर वाटर फायर बीड से अटैक कर देती है। मगर प्रिंस ने उस बीड को पकड़ लिया था। वो कह रहा था कि ऐसी बच्चों वाली हरकतें ना करो तो बेहतर होगा, मगर अचानक से वो बीड ब्लास्ट हो जाती है, जिससे प्रिंस और ज्यादा घायल हो चुका था। अब सीनियर मो शील्ड से बाहर आ जाती है, मगर इन थंडर ने उस पर अटैक कर दिया था। इधर प्रिंस भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर चोट लग गई थी। वो सीनियर मो से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी खूबसूरती खराब हो गई। इधर मो जैसे तैसे रोप के पास पहुंच जाती है। अब वो उस हेवनली रूस्टर रोप के जरिए प्रिंस को जकड़ने वाली थी, मगर तब तक प्रिंस वहाँ आकर उसे हवा में उठा लेता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरा चेहरा खराब कर दिया, अब तो मैं तुम्हारी स्पिरिट को ही सक कर लूंगा। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करके मो की स्पिरिट को चूसना शुरू कर देता है। इधर फैंग हान देखता है कि यही सही अटैक करने का मौका है, तो तुरंत ही पिंक प्रिंस पर हमला करने कूद चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।